आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पुराने समय की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में महाजन की पत्नी शीला अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से रह रहे थे। उस गांव की जमीन बहुत उपजाऊ थी। धान के खेत, जंगल और ताजी हरी घास। शीला अपने बच्चों को बताती है कि यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने इतने ढोर डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनवाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वे सब एक टिल्ले पर खड़े थे जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी और पके धान की बालियां धीमी धीमी हवा में लहरा रही थी। माँ की आवाज में गर्व था। माँ की यह बात सुनकर सबसे छोटा बेटा विधु बोला, हाँ माँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना अब भी याद है। विधु किसान का बेटा था और अपने पिता की ही तरह खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सब काम वो अकेले ही करता था। फिर भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से उसे बहुत प्यार था। सोहन और मोहन आगे पढ़ना चाहते थे। माँ अपने दोनों बड़ों बेटों की तरफ देखते हुए कहती हैं, और तुम्हारे पिता को तुम दोनों बड़े बेटों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी। पर विधु, जमीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वे बहुत कदर करते थे और इसलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो और इस विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। सोहन बोला, हाँ माँ, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। सोहन उनका बड़ा बेटा था और पंडित था। वो पंडिताई का काम करता था। गांव और आसपास के लोग सोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, इसलिए सोहन का काम अच्छा चल रहा था। मोहन न्याय अधिकारी था और उसे भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मुश्किल यह थी कि विधु का काम मेहनत मशक्कत का काम था। वो सुबह से शाम तक खेतों में रहता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। इससे विधु की पत्नी बहुत दुखी थी। एक रात वह विधु से बोली, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। विधु खेतों से लौटा ही था और भोजन के बाद खाट पर पड़ा सुस्ता रहा था। उसकी पत्नी कहने लगी, मेरे भाई ने हमें अपने घर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया है। कुछ समय पहले ही उसने अपना घर बनाया है और वहां गृह प्रवेश करना चाहता है। विधु थकी हुई आवाज में बोला, पर मैं कैसे जा सकता हूँ, इतना काम जो पड़ा है। पत्नी कुछ तमतमा कर बोली, आप सदा यही कहते हैं, तो क्या हम कभी कहीं नहीं जा पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ। विधु की पत्नी कुछ अड़ियल स्वभाव की थी। वह बोली, जी नहीं, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। विधु जमाई लेते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। पत्नी चिढ़कर बोली, क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है, जबकि आपके दोनों भाई लंबी तान कर पड़े रहते हैं? आखिर आप तो उनके हिस्से की जमीन की भी देखभाल करते हैं और वे अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहाँ वहां चले जाते हैं, और एक हम हैं जो हमेशा यहीं पड़े रहते हैं। ये तो अन्याय है। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर विधु की आंखों में अब नींद कहाँ थी। उसकी पत्नी कह रही थी, आप तो मेरी बात मानिए, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो विधु के कानों को हर रोज यही बात सुननी पड़ती और विधु को लगा कि शायद उसकी पत्नी ही सही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा अहम है। उसने सोचा, मेरी ही वजह से दोनों भाई इतने ठाठ और आराम से रहते हैं। एक रोज जब सब नाश्ता कर रहे थे, विधु ने माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में से उसका हिस्सा चाहिए। माँ को यह बात सुनकर धक्का लगा और वह बोली, क्या कह रहे हो विधु? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो, क्या हुआ तुम्हें? सोहन शांत स्वर में बोला, अगर विधु यही चाहता है तो यही सही। माँ ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है विधु,
लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि खेती बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम भी उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी हो जाएगा। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए गए। विधु बहुत बढ़ चढ़कर सब चीज सीख समझ रहा था, जबकि उसके भाई चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। एक दिन उनकी माँ बोली, मेरे बच्चों, किसी भी जरूरी काम को करने से पहले पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहां चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे। बेटों ने माँ की बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नी और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में दर्शन करने के बाद वे सब लौट ही रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने पीने की एक दुकान भी थी। जब तीनों भाई रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो उन्हें थैली नहीं मिली। सोहन बोला, मुझे याद आ रहा है कि पैसों की थैली माँ को दी थी। माँ ने भी थैली को बहुत ढूंढा पर वह उसे नहीं मिली। सोहन बोला, अब क्या करें? माँ ने उन्हें राय दी, अब तो एक ही उपाय है, मैं बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों को गांव जाकर कुछ काम ढूंढना होगा और कुछ पैसे कमाकर लौटना होगा। पैसे के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे और ना ही अपने घर वापस लौट पाएंगे। बेटों ने माँ की राय मान ली। तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते विधु को कुछ लोग मिले जो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। विधु ने पूछा, क्या बात है मित्रों, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक गांव वाला बोला, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी भरा रहता है और हम इस हिस्से में कुछ उगा भी नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इस हिस्से का लगान देना पड़ता है। विधु कुछ सोचकर बोला, अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? गांव वालों ने प्रसन्नता से कहा, हम तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं देंगे। विधु तो बहुत ही सक्षम किसान था। वह बोला, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले ध्यान से विधु की बात सुन रहे थे। फिर विधु बोला, उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक 100 मुद्राएं दे दी, जिन्हें लेकर विधु मंदिर लौट आया। इधर चलते चलते मोहन ने भी पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वो व्यक्ति वैसे तो बहुत संपन्न दिख रहा था पर किसी वजह से परेशान था। मोहन ने उससे पूछा, मित्र, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? आदमी ठंडी सांस भरकर बोला, जी, मैं आपकी सहायता जरूर लूंगा, अगर आप कर सको तो। वो आदमी कहने लगा, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन हमारी एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। कहते हुए वह रुक गया। मोहन बोला, बहुत अच्छा। फिर वह व्यक्ति बोला, एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी बाईं टांग टूट गई जो मेरे हिस्से आई थी। मोहन को मामला बहुत रोचक लग रहा था। फिर व्यक्ति बोला, मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। मोहन इस अनोखी कथा का अंत जानने के लिए उत्सुक था। वह बोला, तो तुम किस कारण से इतने दुखी हो? वह व्यक्ति बोला, चूल्हे से एक चिंगारी उस तेल सने कपड़े पर पड़ी और उसने आग पकड़ ली। वह रुक गया और मोहन की ओर देखने लगा। मोहन बोला, फिर क्या हुआ? वह व्यक्ति बोला, वहां से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। मोहन बोला, फिर पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी थी वो मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा, पर मेरे पास
सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। मोहन न्याय अधिकारी था। वो गहरी सोच में पड़ गया और उसने जल्दी से समस्या का बहुत आसान उपाय भी ढूंढ लिया। उसने कहा, चिंता ना करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला, मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा। तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। जब मोहन गांव पहुंचा तो पेड़ के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सारी बात सुनने के बाद मोहन बोला, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? गांव वालों ने कहा, हाँ यह सच है। मोहन ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? गांव वाले बोले, हाँ हम मानते हैं। मोहन बोला, बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी, उसकी तीनों टांगे जो ठीक थीं, उनकी वजह से ही वह भाग सकी। मोहन अपने शब्दों का असर देखने के लिए थोड़ा सा रुका। गांव वाले बोले, हाँ सच है, अपनी 3 ठीक टांगों पर ही वह भाग सकी। मोहन बोला, तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। मोहन की बुद्धि ने सबको अचंभे में डाल दिया और सभी हामी में अपना सिर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और अपने वायदे के मुताबिक उसने मोहन को चांदी की 500 मुद्राएं दे दी। मोहन पैसे लेकर मंदिर लौट आया। इस बीच सोहन, जो सबसे बड़ा था, उसे चलते हुए एक घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। सोहन ने दरबान से पूछा, ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? दरबान बोला, श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। सोहन बोला, क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर सोहन को घर के भीतर ले गया। सोहन ने पूछा, क्या बात है मंत्रीवर? यदि मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। मंत्री ने सोहन को देखकर और उसके शब्दों से अनुमान लगाया कि वह एक विद्वान पुरुष है। वह बोला, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इतना कहकर मंत्री फिर से रोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद सोहन बोला, चिंता ना करें पूज्यवर, यदि हाथी का वजन पता लगाने में मैं आपकी सहायता करूं तो मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा? मंत्री तो मंत्री था, वो भी अपने रुतबे को ध्यान में रखकर शान से बोला, 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दी जाएंगी। सोहन ने मंत्री से कहा कि मुझे उस हाथी के पास ले चलो। वहां से हाथी को एक ऐसी नदी के किनारे ले जाया गया जहां बहुत सी नौकाएं खड़ी थीं। फिर सोहन ने कहा, कृपया महावत से कहिए कि हाथी को नाव में खड़ा करें। ऐसा करते ही नौका पानी में धंसने लगी और कुछ पलों के बाद नौका का धंसना रुक गया। सोहन बोला, जहां तक नौका धंसी है कृपया वहीं निशान लगाइए। वहां खड़े सैनिक उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। सोहन बोला, अब हाथी को बाहर निकालकर उस नौका को बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नौका पुराने लगे हुए निशान तक धंस ना जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ऐसा होते ही सोहन बोला, इन पत्थरों को तोलिए, इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। ये सब देखने के बाद मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ उन्होंने सोहन को कुछ और भी वस्तुएं भेंट में दे दी। सोहन उन्हें लेकर मंदिर लौटा, जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन सब ने छककर भोजन किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वो गुमी हुई थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई और बोली, मैंने जानबूझकर इसे छिपा दिया था। माँ का स्वर गंभीर था। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। विधु, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत कमाते हैं, जो सारे परिवार के भरण पोषण के काम आते हैं। विधु और उसकी पत्नी को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने परिवार को बांटने की बात सोची। फिर सब घर लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहे। बुद्धिमान माँ शीला को संतोष था कि उसके परिवार में जो छोटी सी दरार पड़ गई थी वह अब भर चुकी है।
अब वे सभी लोग आनंद और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।